Hi everyone, my name is Sanjeev and welcome to Decode AIML YouTube चैनल। तो आज हम लोग एक प्रॉब्लम देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें आपको एक एरे दिया जाता है। ठीक है, एरे ऑफ नंबर्स, और ये जो एरे होगा वो अनसॉर्टेड होगा। ठीक है, कुछ भी मेंशन नहीं है, मतलब एरे आपका अनसॉर्टेड है। और आपको क्या आउटपुट रिटर्न करना है? आपको सारे ट्रिपलेट्स रिटर्न करना है। ठीक है, ट्रिपलेट्स मतलब क्या? आउट ऑफ दिस ऑल नंबर्स आपको कोई भी 3 नंबर रिटर्न करना है ना, 3-3 नंबर का ट्रिपलेट जिसका कि सम क्या हो, 0 के इक्वल हो, है ना? तो आपको ट्रिपलेट्स रिटर्न करना है और सारे ट्रिपलेट्स यूनिक होने चाहिए। ठीक है, लाइक अगर आप देखोगे 2 1 -1 ट्रिपलेट 1 हुआ, और अगर हम लोग ऐसा करें 2 1 और ये वाला -1, तो दिस इज ट्रिपलेट 2। लेकिन अगर आप देखोगे दोनों ट्रिपलेट, लाइक ट्रिपलेट 1 होगा 2 1 -1 ये वाला। ठीक है, 2 1 -1, और दूसरा ट्रिपलेट होगा ये वाला 2 1 और -1। तो अब देखोगे दोनों जो ट्रिपलेट हैं उसके वैल्यूज़ क्या हैं? डुप्लीकेट्स हैं, है ना? तो आप कह सकते हैं कि दोनों ट्रिपलेट्स पॉसिबल नहीं है। मतलब इवन दो आई नॉट इक्वल टू जे नॉट इक्वल टू के, है ना? दिस इज वन कंडीशन कि अगर आप कोई ट्रिपलेट पिक करते हो तो सेम नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए विथ इन ए ट्रिपलेट। लेकिन कोई भी दो ट्रिपलेट जो होना चाहिए डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। डुप्लीकेट मतलब क्या? आप ऐसा समझो कि अगर आपने ट्रिपलेट 1 लिया, ट्रिपलेट 2 लिया, और अगर आपने दोनों ट्रिपलेट को सॉर्ट कर दिया ना, तो सॉर्ट करने के बाद दोनों ट्रिपलेट के वैल्यूज़ कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ इक्वल नहीं होने चाहिए। ये कंडीशन है। ठीक है, लाइक अगर आप एक ऐसा सोचो कंडीशन कि 1 -1 और 1, और दूसरा ट्रिपलेट सोचो -1 1 और 1, तो दोनों डुप्लीकेट है या नहीं? तो डुप्लीकेट है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे कि पहले ट्रिपलेट में 1 2 बार आ रहा है, दूसरे ट्रिपलेट में 1 2 बार आ रहा है। पहले ट्रिपलेट में -1 एक बार आ रहा है, दूसरे ट्रिपलेट में भी -1 एक बार आ रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि दोनों जो ट्रिपलेट है वो क्या है? डुप्लीकेट्स हैं। ठीक है, तो आपको रिटर्न करना है ऑल यूनिक ट्रिपलेट इन फॉर्म ऑफ लिस्ट, है ना? लिस्ट के अंदर ट्रिपलेट 1 ट्रिपलेट 2 ट्रिपलेट 3 इस तरीके से आपको रिटर्न करना है। ठीक है, सारे यूनिक ट्रिपलेट्स। और जो आपका एरे का साइज है इट कैन वेरी फ्रॉम 3 to 3000, है ना? तो आपको कॉर्नर केस नहीं देखना है कि अगर एरे का साइज 0 हो 1 हो 2 हो तो हम लोग कैसे हैंडल करेंगे। तो आपको मेंशन किया गया कि मिनिमम एरे का साइज 3 है और मैक्सिमम इट कैन गो अप टू 3000, है ना? तो आपको इस केस में आपको ऑल पॉसिबल ट्रिपलेट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम है इसमें हम लोग यूज़ करने वाले हैं लॉजिक टू सम। जो क्वेश्चन था जब एरे सॉर्टेड था, तो उस लॉजिक को यूज़ करके हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखा है P2 प्रॉब्लम तो आप जा करके उसको पहले देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि ये आपका एरे है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या होगा। ठीक है, तो ब्रूट फोर्स अप्रोच में क्या करेंगे, हम लोग ऑल पॉसिबल ट्रिपलेट फाइंड करेंगे। ठीक है, और फिर उसका हम लोग चेक करेंगे उसका सम कितना है, और अगर वो सम जीरो है ना, अगर उसका सम जीरो है तो हम लोग उसको कंसीडर करेंगे एज ए ट्रिपलेट, और उसको हम लोग सेट डेटा स्ट्रक्चर में ऐड कर देंगे। ठीक है, हम लोग ऐड कर देंगे इन सेट डेटा स्ट्रक्चर, और लास्ट में हम लोग फिर उसको लिस्ट में कन्वर्ट करके रिटर्न कर देंगे। सेट में क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि सेट जो होता है वो डुप्लीकेट्स को रिमूव करता है। ठीक है, तो मेरे को जो भी ट्रिपलेट्स मिलेंगे ना T1 T2 T3 उसको हम लोग सॉर्ट कर देंगे। ठीक है, सारे ट्रिपलेट्स को हम लोग सॉर्ट कर देंगे, है ना? तो इससे ये वाला केस हैंडल हो जाएगा, लाइक 1 -1 1 और दूसरा -1 1 1। तो ये दोनों केस हैंडल हो जाएगा। ये दोनों भी डुप्लीकेट्स में कंसीडर होगा, इसीलिए हम लोग उसको सॉर्ट कर देंगे और इसको फिर हम लोग ऐड कर देंगे। तीनों को हम लोग ऐड कर देंगे। किस में ऐड कर देंगे? सेट जो हमारा डेटा स्ट्रक्चर है, सेट में क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि ये सारे डुप्लीकेट्स को रिमूव कर देता है। और गुड पार्ट ये है कि इसमें ऐड करने का जो कॉस्ट होगा दैट इज ऑर्डर ऑफ 1 अमोर्टाइज्ड। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको सेट में ऐड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि इंटरनली ये जो हैशिंग का कॉन्सेप्ट होता है उसको यूज़ करता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इस डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करने वाले हैं एज ए ब्रूट फोर्स अप्रोच। तो चलिए डायरेक्टली हम लोग इसका कोड लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग थ्रीसम को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं ब्रूट फोर्स अप्रोच से। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आंसर को एक सेट बना लूँगा। ठीक है, क्योंकि इसमें मैं ऐड करूँगा तो सारे डुप्लीकेट्स हट जाएंगे। ठीक है, और सिंपल थ्रीसम में हम लोग कैसे फाइंड करते हैं ऑल पॉसिबल ट्रिपलेट? हमने देखा था कि टू सम में हम लोग 2 लूप यूज़ करते हैं, उसके हेल्प से हम लोग ऑल पॉसिबल पेयर फाइंड करते हैं। तो ट्रिपलेट के केस में हम लोग 3 लूप यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो 4i इन रेंज। ठीक है, हम लोग यहाँ पे
इनिशियलाइज कर देंगे n इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ARR, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग आइट्रेट करेंगे फॉर i इन रेंज ऑफ n, ठीक है, फॉर j इन रेंज ऑफ i प्लस 1 से लेकर के n माइनस 1 तक, ताकि हम लोग यहाँ पे डुप्लीकेट्स कंसीडर ना करें, है ना। फॉर k इन रेंज j प्लस 1 से लेकर के n माइनस 1 तक, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इफ ARR i प्लस ARR j प्लस ARR k, अगर तीनों का सम इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो इन दैट केस हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐड कर देंगे आंसर में। तो आंसर डॉट ऐड, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हमारा क्या आंसर ऐड करना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक सॉर्टेड फंक्शन के अंदर हम लोग पास कर देंगे एज ए लिस्ट ऑफ वैल्यूज जो मेरे को ऐड करना है, ठीक है। तो क्या पास कर देंगे, ARR ऑफ i कॉमा ARR ऑफ j कॉमा ARR ऑफ k, है ना। तो इस तरीके से हम लोग पास कर देंगे और सॉर्टेड रिटर्न करेगा एक लिस्ट, उसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे टपल में। क्यों, क्योंकि जो सेट होता है इट ऑलवेज टेक इम्यूटेबल डेटा टाइप, लिस्ट को हम लोग एज ए आइटम ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो सॉर्टेड का जो आउटपुट लिस्ट होगा उसको हम लोग टपल में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग आंसर में ऐड करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग डेटा को ऐड कर देंगे और इन द एंड हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जो हमारा आंसर है उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर देंगे। जो हमारा आंसर है सेट, उसको हम लोग लिस्ट में कन्वर्ट कर देंगे और उसको रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो हमने इस तरीके से थ्रीसम को इम्प्लीमेंट किया, ठीक है, यूजिंग ब्रूट फोर्स। तो अगर आप देखोगे इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, तो मेरे पास 3 नेस्टेड लूप है ना, 3 नेस्टेड लूप है। तो लूप का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा ऑर्डर ऑफ n क्यूब। क्यों, क्योंकि सबसे अंदर वाला लूप n क्यूब टाइम्स आइट्रेट होगा, है ना। और इसके अंदर जो ऑपरेशन देख रहे हो दैट विल टेक ऑर्डर ऑफ 1 टाइम। क्यों, क्योंकि जो सेट डेटा स्ट्रक्चर होता है उसमें आप ऑर्डर ऑफ 1 टाइम में किसी भी आइटम को ऐड कर सकते हैं। इवन आप सर्च भी ऑर्डर ऑफ 1 टाइम में कर सकते हैं, क्योंकि सेट इंटरनली यूज करता है हमारा हैशिंग का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इसीलिए तो इसका जो इफेक्टिव टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो होगा ऑर्डर ऑफ n क्यूब, क्योंकि हम लोग 3 लूप यूज़ कर रहे हैं और लूप के अंदर के जो ऑपरेशन है वो कॉन्स्टेंट टाइम ले रहे हैं। सेट में हम लोग ऑर्डर ऑफ 1 टाइम में वैल्यूज़ को ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे जो सॉर्टेड फंक्शन है, यहाँ पे चूंकि 3 ही वैल्यूज़ है ना, ओनली 3 वैल्यूज़ हैं, तो इवन जो सॉर्टिंग फंक्शन होगा दैट विल टेक ऑर्डर ऑफ 1 टाइम, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग ऑर्डर ऑफ n क्यूब टाइम में हम लोग इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और इसका जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो होगा ऑर्डर ऑफ n क्यूब वर्स्ट केस में, क्योंकि अगर आप सारे ट्रिपलेट्स को इंसर्ट कर रहे हो तो वर्स्ट केस में क्या होगा, कितने कॉम्बिनेशन ऑफ एग्जिस्ट करेंगे, है ना। तो इट विल बी ऑर्डर ऑफ n क्यूब। तो आप वर्स्ट केस में n क्यूब ट्रिपलेट सेट में इंसर्ट करोगे, तो इन दैट केस जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वर्स्ट केस में सेट का हो सकता है दैट विल बी n क्यूब, ठीक है। और जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा दैट विल बी ऑर्डर ऑफ n क्यूब। तो यहाँ पे टाइम और स्पेस दोनों ऑर्डर ऑफ n क्यूब है। ये जो हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच है इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी n क्यूब है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी n क्यूब है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इससे बेटर क्या क्या सॉल्यूशंस पॉसिबल है। तो हमने देखा कि ये जो हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच था इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n क्यूब था, और इवन जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी था दैट वाज ऑर्डर ऑफ n क्यूब, है ना। ये एक्स्ट्रा स्पेस यूज हो रहा था बाय सेट डेटा स्ट्रक्चर, क्योंकि वर्स्ट केस में मेरे को n क्यूब ट्रिपलेट्स मिल सकते हैं। तो जब मेरे को n क्यूब ट्रिपलेट्स मिलेंगे तो हम लोग कह सकते हैं कि जो इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो होगा ऑर्डर ऑफ n क्यूब। तो देखते हैं इससे बेटर क्या क्या सॉल्यूशंस पॉसिबल है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं बेटर सॉल्यूशन। तो ये हमारा एरे है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि इस एरे को सॉर्ट कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि अभी मैं 3 लूप यूज़ कर रहा हूँ। क्या फाइंड करने के लिए, मेरे को फाइंड करना है 3 ट्रिपलेट ए बी और सी सच दैट देयर सम इज 0, है ना। तो क्या इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी अगर 0 है तो हम लोग लिख सकते हैं बी प्लस सी इज इक्वल टू माइनस ए, ऐसा लिख सकते हैं, राइट। तो अगर आप इसको देखोगे तो इट लुक्स लाइक कि हमको बी प्लस सी इज इक्वल टू सम टारगेट फाइंड करना है ना। तो इट लुक्स लाइक सिमिलर टू सम वाला प्रॉब्लम, है ना। तो देखते हैं इसको हम लोग कैसे अप्रोच लेने वाले हैं। तो अगर हम इसको ये करें कि हम लोग एरे को सॉर्ट करते हैं, है ना। तो अगर मैं एरे को सॉर्ट कर दूं
तो ये हमारा एरे हो जाएगा। और सॉर्टिंग का टाइम कितना होगा, ऑर्डर ऑफ n log n होगा। हम लोग सॉर्टिंग क्यों कर सकते हैं, क्योंकि जो ब्रूट फोर्स अप्रोच था उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n क्यूब था, तो हमको इससे बेटर अप्रोच फाइंड करना है ना। तो इवन अगर हम ऑर्डर ऑफ n log n टाइम सॉर्टिंग में स्पेंड कर देते हैं, दैट इज स्टिल मच बेटर देन ऑर्डर ऑफ n क्यूब। टू सम में हम लोग सॉर्टिंग क्यों यूज नहीं करते थे, क्योंकि टू सम में हमारा जो सॉल्यूशन था दैट वाज ऑर्डर ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाला, और अगर मैं उसमें सॉर्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म करता तो उसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता वो ऑर्डर ऑफ n log n हो जाता। इसलिए हम लोग टू सम में सॉर्टिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब हम लोग थ्री सम में आते हैं तो यहाँ पे हम लोग सॉर्टिंग कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि मेरे को ऑर्डर ऑफ n क्यूब से बेटर सोल्यूशन इंप्लीमेंट करना है। तो अभी के लिए मैं अज्यूम करता हूँ कि आई एम ट्राइंग टू इंप्लीमेंट ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर वाला सोल्यूशन। तो अगर मेरे को ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर वाला सोल्यूशन इंप्लीमेंट करना है, देन आई कैन स्पेंड ऑर्डर ऑफ n log n टाइम ऑन सॉर्टिंग द एरे। ठीक है, तो मैंने ये एरे को सॉर्ट कर दिया। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है कि मेरे को 3 ट्रिपलेट फाइंड करना है सच दैट b प्लस सी इज इक्वल टू माइनस ए, है ना। तो ये इट लुक्स लाइक टू सम वाला प्रॉब्लम, है ना। तो अगर मैं ये फिक्स कर दूं, है ना, हम लोगों ने क्या किया, अगर आप ब्रूट फोर्स देखोगे तो हमने 3 लूप यूज किया, है ना। लूप जो 1 था वो ए को पॉइंट कर रहा था, लूप 2 बी को पॉइंट कर रहा था, और लूप 3 सी को पॉइंट कर रहा था, है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि हम लोग एक लूप यूज करेंगे जिसके थ्रू हम लोग ए को पॉइंट कराएंगे। ठीक है, तो हमने ए फिक्स कर दिया, और बी और सी फाइंड करने के लिए हम लोग क्या यूज करने वाले, जो हम लोग टू सम देखा था हमने, जहाँ पे एरे सॉर्टेड था, है ना, इन P2 प्रॉब्लम 2 में हमने देखा था कि जब एरे सॉर्टेड हो तो हम लोग कैसे टू सम अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो हम लोगों ने क्या किया था कि 2 पॉइंटर यूज करके हमने बी और सी निकाला था सच दैट उनका की सम टारगेट हो, और यहाँ पे कितना सम फाइंड करना है, द सम शुड बी माइनस ए, है ना। तो ये जो 2 पॉइंटर का जो अप्रोच था दैट वाज टेकिंग ऑर्डर ऑफ n टाइम, ऑर्डर ऑफ n टाइम ले रहा था, है ना। तो अगर आप देखोगे कि अगर मैं एवरी टाइम जब मैं आई फिक्स कर दूं और मैं बी और सी फाइंड करूं इन ऑर्डर ऑफ n टाइम, है ना, तो आई फिक्स करूं, अभी ए पॉइंट कर रहा है इसको, मान लो बाद में ए इसको पॉइंट ना करके इसको पॉइंट कर रहा है, तो बी और सी हम लोग फाइंड कर लेंगे ऑर्डर ऑफ n टाइम। फिर मान लो ए इसको पॉइंट ना करके इसको पॉइंट कर रहा है, बी और सी ऑर्डर ऑफ 1 टाइम में फाइंड कर लेंगे। उसके बाद आई इसको पॉइंट कर रहा है, बी और सी ऑर्डर ऑफ n टाइम में फाइंड कर लेंगे। अगर ए इसको पॉइंट कर रहा है तो बी और सी हम लोग ऑर्डर ऑफ n टाइम में फाइंड कर लेंगे। तो मेरे को n डिफरेंट वैल्यूज ऑफ आई, है ना, n डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ए मेरे को बी और सी फाइंड करना है, और इसको फाइंड हम लोग कर सकते हैं ऑर्डर ऑफ n टाइम में। तो जो टोटल टाइम लगने वाला है ना जो हमारा सॉल्यूशन का, दैट विल बी n इंटू ऑर्डर ऑफ n। तो हम लोग इस तरीके से इफेक्टिवली ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर में इसको इंप्लीमेंट कर लेंगे, राइट। तो अगर आपने P2 नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूंगा जाके P2 वाला प्रॉब्लम देख लो, क्योंकि हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं टू सम सॉर्टेड एरे वाला, जहाँ पे हम लोग 2 पॉइंटर्स का यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एरे को सॉर्ट कर देंगे। ठीक है, मेरे पास ARR एक लिस्ट है, इसको मुझे सॉर्ट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, ARR डॉट सॉर्ट फंक्शन यूज़ करेंगे। हम लोग सॉर्टेड यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि दैट विल टेक एक्स्ट्रा स्पेस, क्योंकि वहाँ पे कॉपी क्रिएट होता है। और ये जो ARR डॉट सॉर्ट फंक्शन है, इट डज द सॉर्टिंग इन प्लेस, है ना, इन प्लेस सॉर्टिंग परफॉर्म करता है, कुछ भी एक्स्ट्रा कॉपी क्रिएट नहीं करता है। ठीक है, तो हम लोगों ने एरे को सॉर्ट कर दिया। अब हम लोग करेंगे n इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ARR। ठीक है, अब हम लोग आइट्रेट करेंगे फॉर आई इन रेंज ऑफ n, है ना। तो इस तरीके से हम लोग 0 से लेकर के n-1 तक आइट्रेट करेंगे। तो अगर आप ये लूप के अंदर आओगे तो देखोगे लेफ्ट विल बी इक्वल टू i+1, है ना। मेरे को 2 पॉइंटर इंप्लीमेंट करना है, कहाँ से, i+1 से लेकर के, मेरे को 2 पॉइंटर इंप्लीमेंट करना है i+1 से लेकर के n-1 तक, है ना। तो लेफ्ट हम लोग ले लेंगे i+1 और राइट ले लेंगे हम लोग n-1। क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पे क्या इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, 2 पॉइंटर अप्रोच यूज कर रहा हूँ, है ना। 2 पॉइंटर अप्रोच फॉर टू सम के लिए। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, लेफ्ट i+1 राइट इज इक्वल टू n-1, और मेरा टारगेट क्या हो जाएगा, टारगेट हो जाएगा -1 इंटू ARR ऑफ आई, ये मेरा टारगेट हो जाएगा, है ना। हमने देखा कैसे टारगेट होगा। अब हम लोग 2 पॉइंटर अप्रोच यूज करते हैं। तो 2 पॉइंटर हम लोग क्या करते हैं, वाइल लेफ्ट लेस देन राइट, जब तक लेफ्ट राइट से छोटा होता है, ठीक है, तो हम लोग क्या देखेंगे, इफ ARR ऑफ
लेफ्ट प्लस ARR ऑफ राइट अगर वो टारगेट से बड़ा है, अगर वो टारगेट से बड़ा है तो इन दैट केस राइट माइनस इक्वल टू 1 है ना। और अगर वैसा नहीं, इफ ARR ऑफ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, अगर ARR ऑफ लेफ्ट प्लस ARR ऑफ राइट अगर वो छोटा है तो इन दैट केस क्या करो, लेफ्ट को एक बढ़ा दो, है ना, लेफ्ट को बढ़ा दो। क्यों लेफ्ट को एक बढ़ा दो? क्योंकि मेरे को जो करंट सम है उसको मेरे को इंक्रीज करना है, मेरे को टारगेट के क्लोज लेके जाना है। और एल्स, तो एल्स केस में क्या होगा कि जब लेफ्ट प्लस राइट का सम अगर वो टारगेट के इक्वल हो जाता है तो डायरेक्टली हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे, एक सेट डिफाइन करेंगे, सेट में हम लोग आंसर को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग कर देंगे आंसर और एम्प्टी सेट से हम लोग इनिशियलाइज कर देंगे, ठीक है। तो एल्स में हम लोग आंसर में क्या करेंगे, आंसर डॉट ऐड, सेट में ऐड फंक्शन होता है और यहाँ पे हम लोग टपल में कन्वर्ट कर देंगे, चीज़ों को टपल में ऐड करेंगे क्योंकि सेट में हम लोग हमेशा टपल में वैल्यूज़ को ऐड करते हैं, है ना। तो ARR ऑफ आई कॉमा ARR ऑफ लेफ्ट कॉमा ARR ऑफ राइट, है ना। तो इस तरीके से हम लोग वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे। तो हमने क्या किया, आंसर में ऐड किया ट्रिपलेट्स को, है ना, इन द फॉर्म ऑफ टपल, क्योंकि सेट जो होता है वो टपल डेटा एक्सेप्ट करता है। अगर उसको लिस्ट पास करेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि टपल के सारे आइटम्स इट शुड बी इम्यूटेबल, ठीक है। हमने ऐड किया। अब हम लोग क्या करेंगे, जब मैच होता है तो लेफ्ट को एक इंक्रीमेंट कर देंगे और राइट को एक डिक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद जब हम लोग लूप से बाहर आ जाते हैं तो इन दैट केस फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रिटर्न कर देंगे, हमें लिस्ट रिटर्न करना है और हमारा करंट आंसर जो सेट में है तो उसको हम लोग आंसर को लिस्ट में कन्वर्ट करके और उसको हम लोग रिटर्न कर देंगे। और इसको मैंने एक्सिक्यूट किया, कोई भी एरर नहीं मिला। अब मैं फंक्शन कॉल करता हूँ तो यू कैन सी कि आई एम गेटिंग द वैल्यूज़, है ना। मेरे को मिला -514, इसका सम 0 है, -523 इसका सम 0 है, कोई भी डुप्लीकेट्स नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 0 + 0 + 0 0, यहाँ पे -1 + 0 + 1 0 और उसके बाद -1 + -1 + 2 इट इज़ ऑल्सो 0। तो इस तरीके से हमने ऑल पॉसिबल ट्रिपलेट्स फाइंड किया जिसका कि सम 0 है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को एनालाइज करते हैं। तो आप देखोगे कि सबसे पहले सॉर्टिंग ऑपरेशन हो रहा है, इट विल टेक ऑर्डर ऑफ n log n टाइम, है ना। उसके बाद मेरे पास 2 नेस्टेड लूप हैं, है ना, सबसे बाहर फॉर लूप है, उसके अंदर वाइल लूप है। तो इसका जो इफेक्टिव टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो होगा ऑर्डर ऑफ n²। क्यों? क्योंकि सबसे अंदर वाले लूप के में जो ऑपरेशंस हो रहे हैं दैट इज ऑर्डर ऑफ 1 टाइम। क्यों? इवन जो सेट का जो एडिशन होता है, सेट में जो एडिशन होता है इवन दैट विल टेक ऑर्डर ऑफ 1 टाइम, क्योंकि ये प्रॉपर्टी होता है हैश टेबल डेटा स्ट्रक्चर का कि आप ऑर्डर ऑफ 1 टाइम में इंसर्ट कर सकते हो, ऑर्डर ऑफ 1 टाइम में सर्च कर सकते हो। तो n² इंटू ऑर्डर ऑफ 1 टाइम दैट विल बी इफेक्टिवली ऑर्डर ऑफ n² टाइम और सॉर्टिंग का n log n टाइम। और लास्ट में हम लोग सेट को लिस्ट में कन्वर्ट करें तो दैट इज अगेन ऑर्डर ऑफ n टाइम। तो इट इज n log n प्लस n² प्लस n। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो इफेक्टिव टाइम हो रहा है दैट इज ऑर्डर ऑफ n², है ना। इसको हम लोग लिख सकते हैं दिस इज इफेक्टिवली ऑर्डर ऑफ n² टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और इसका स्पेस का अगर मैं बात करूं तो इन द वर्स्ट केस इट विल टेक ऑर्डर ऑफ n³। ये n³ स्पेस लेगा वर्स्ट केस में। क्यों? क्योंकि जो सेट है वर्स्ट केस में सारे पॉसिबल ट्रिपलेट्स इसमें ऐड होंगे, तो सारे पॉसिबल ट्रिपलेट्स कितने हो सकते हैं, n³ हो सकते हैं, है ना। तो n³ ट्रिपलेट्स पॉसिबल है और सारे अगर सेट में जाएंगे तो इन दैट की जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा वर्स्ट केस में दैट विल बी ऑर्डर ऑफ n³, ठीक है। तो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हुआ ऑर्डर ऑफ n² और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हुआ ऑर्डर ऑफ n³, ठीक है। तो हमने देखा कि बेटर सॉल्यूशन। अब हम लोग ये देखना चाहते हैं कि क्या हम लोग विदाउट यूजिंग सेट डेटा स्ट्रक्चर क्या हम लोग इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हम लोग एक एक्सटर्नल डेटा स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं सेट, जिसके हेल्प से हम लोग डुप्लीकेट्स को रिमूव कर रहे हैं। तो क्या हम लोग विदाउट यूजिंग सेट डेटा स्ट्रक्चर क्या हम लोग इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जहाँ पे मेरे को सेट डेटा स्ट्रक्चर का यूज ना करना पड़े, मैं डायरेक्टली आंसर को लिस्ट में अपेंड करूँ और फिर मैं उसको रिटर्न कर दूँ। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या होगा। तो ये हमारा एरे है, ठीक है। अगर इसको हम लोग सॉर्ट करेंगे तो इट विल लुक लाइक दिस, ठीक है। और हम लोग को क्या फाइंड करना है इसमें,
ए प्लस बी प्लस सी दैट शुड बी इक्वल टू 0, हमें ये फाइंड करना है, ठीक है। और हमने इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया बेटर सोल्यूशन में, हमने इसको कन्वर्ट कर दिया बी प्लस सी इज इक्वल टू माइनस ए, है ना। तो हम लोग क्या कर रहे थे, ए को फिक्स कर दे रहे थे और बी प्लस सी इज इक्वल टू माइनस ए कंप्यूट कर रहे थे यूजिंग 2 पॉइंटर्स, है ना। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं थोड़ा इसको ऑप्टिमल तरीके से। तो अगर आप देखोगे हम लोग इसमें यूज कर रहे थे सेट डेटा स्ट्रक्चर, है ना। तो क्या हम लोग विदाउट इसके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, है ना। तो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दैट इज फाइन, नॉट ए प्रॉब्लम। लेकिन जो हम लोग एक्स्ट्रा स्पेस यूज कर रहे हैं, एक्स्ट्रा स्पेस, क्या हम लोग इसको रिमूव कर सकते हैं। तो पहले समझते हैं कि डुप्लीकेट्स कैसे जनरेट हो रहा है ना। तो अगर आप देखोगे कि अगर मैं ये ट्रिपलेट लूँ, दिस इज ट्रिपलेट 1, ठीक है, इट इज गिविंग मी 0, है ना। और दूसरा मैं ट्रिपलेट लूँ ये वाला, है ना। तो देखोगे इवन दो इंडेक्स मैच नहीं हो रहा है लेकिन वैल्यूज मैच हो रहे हैं। तो इसको हम लोग कैसे रिमूव करेंगे, तो हम लोग कैसे आइटरेट करते थे, मेरे पास 3 पॉइंटर होता था, ये हमारा ए पॉइंटर है और इस पे हम लोग टू सम अप्लाई करते थे, है ना, टू सम यूजिंग 2 पॉइंटर्स। और इसमें पॉइंटर्स कैसे मूव होता था, दिस वाज बी एंड दिस वाज सी, है ना। और बी मूव होता था राइट और सी मूव होता था लेफ्ट, है ना। और इस तरीके से हम लोग वैल्यूज को फाइंड करते थे। तो अगर मैं ये कर दूं कि अगर मैंने ए को फिक्स किया और बी को हम लोग कंप्यूट कर रहे हैं, ठीक है, ए है बी है सी है, और अगर मेरे को ट्रिपलेट मिला, है ना। तो अगर ये मेरा ए है तो मेरे को फाइंड करना है बी प्लस सी इज इक्वल टू माइनस ऑफ -1, मतलब बी प्लस सी इज इक्वल टू मेरे को 1 फाइंड करना है, ठीक है। बी प्लस सी 1 फाइंड करना है यहाँ से, ठीक है। तो अगर मैं फॉर एग्जाम्पल बी मेरे को ये पॉइंट कर रहा है और सी मेरे को ये पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो द मोमेंट अगर मेरे को ट्रिपलेट मिलता था तो मैं क्या करता था, बी को एक आगे बढ़ाता था, सी को एक कम करता था, है ना। तो अब हम लोग डुप्लीकेट हटाने के लिए ये करेंगे कि जब तक बी 0 के इक्वल है तब तक बी को एक एक मूव करते जाओ, है ना। जब तक बी 0 के इक्वल है तब तक बी को स्लाइड करते जाओ, ठीक है। और उसी तरीके से जब तक सी 1 के इक्वल है तब तक सी को स्लाइड करते जाओ, ठीक है। ये कंडीशन हम लोग देखेंगे क्यों। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे बी और सी है और अगर मैं दोनों को 1 1 ही स्लाइड करता हूँ तो बी भी अभी भी 0 को पॉइंट करा, सी अभी भी 1 को पॉइंट करा है, तो आई विल बी गेटिंग डुप्लीकेट, है ना। डुप्लीकेट 0 1 पेयर, है ना, 2 बार मिलता है फॉर गिवन ए -1, है ना। तो इन दैट केस आई विल बी गेटिंग द डुप्लीकेट्स। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, जब तक कि बी 0 के इक्वल है तब तक हम लोग बी को स्लाइड करते जाएंगे, है ना। और उसी तरीके से जब तक सी 1 के इक्वल है तब तक हम लोग सी को स्लाइड करते जाएंगे। तो इस तरीके से मेरे को मिल जाएगा 3 ट्रिपलेट जिसका कि सम 0 के इक्वल है, ठीक है। तो बस ये लॉजिक मेरे को इम्प्लीमेंट करना है बी और सी में, और साथ साथ ये लॉजिक मेरे को इम्प्लीमेंट करना है ए में भी, है ना। क्योंकि अगर अगर ए -1 होगा, है ना, तो बी और सी मेरे को एक पेयर ऑफ वैल्यूज मिला। फॉर एग्जाम्पल मान लो जब ए -1 है तो बी और सी मेरे को मिला 0 और 1। और अगर नेक्स्ट आइट्रेशन में ए अगर फिर से -1 को ही पॉइंट करता है तो देयर आर चांसेस कि फिर से मेरे को 0 और 1 वैल्यू मिल सकता है। तो इन दैट केस आई कैन अगेन गेट द डुप्लीकेट्स। इसीलिए ये कंडीशन कब अप्लाई होगा, जब मेरे को ट्रिपलेट मिलता है। जब मुझे ट्रिपलेट मिलता है तो इन दैट केस हम लोग क्या करेंगे कि जब तक बी और सी करेंट वैल्यू के इक्वल तब तक इसको आगे बढ़ाएंगे, सी को पीछे बढ़ाएंगे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट में ये बताना चाह रहा हूँ मैं कि ये जो हम लोग अप्रोच यूज कर रहे हैं कि जब तक कि बी 0 के इक्वल है तब तक बी को आगे मूव करते जाओ, है ना, जब तक कि बी एक डिफरेंट वैल्यू नहीं मिलता है। उसी तरीके से जब तक सी एक डिफरेंट वैल्यू को पॉइंट ना करता है तब तक सी को पीछे मूव करते जाओ। ये तभी पॉसिबल है जब हमारा एरे सॉर्टेड है। अगर ये एरे सॉर्टेड नहीं होगा तो ये कंडीशन हम लोग चेक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने बी और सी को देखा कैसे हैंडल करेंगे। जब भी मेरे को यूनिक वैल्यू मिलेगा तो हम लोग बी और सी को एक मूव करने के बजाय तब तक मूव करेंगे जब तक कि वो 0 के इक्वल है ना। उसी तरीके से हम लोग सी को तब तक मूव करेंगे जब तक कि वो 1 के इक्वल है, ठीक है। तो हमने देखा कि बी और सी को कब मूव करना है। अब हम लोग देखते हैं कि ए को कब मूव करना है, ठीक है। तो एवरी टाइम हम लोग ये मेक श्योर करेंगे कि ए पॉइंट टू ए यूनिक वैल्यू, है ना। तो अगर
फर्स्ट आइटरेशन में ए पॉइंट करा -1 को, तो नेक्स्ट आइटरेशन में ए शुड नॉट पॉइंट टू -1, ए शुड पॉइंट टू सम न्यू वैल्यू, है ना? तो एवरी टाइम हम लोग ये ध्यान देंगे कि जो ए है वो हमारा एक न्यू वैल्यू को पॉइंट करना चाहिए, क्योंकि अगर ए सेम वैल्यू को पॉइंट करेगा इन डिफरेंट आइटरेशन, तो हम लोग इफेक्टिवली सेम बी प्लस सी का कॉम्बिनेशन फाइंड कर रहे हैं जो कि सेम टारगेट को पॉइंट करता है ना? तो इसीलिए हम लोग ये ध्यान देते हैं कि ए शुड ऑलवेज पॉइंट टू ए डिफरेंट वैल्यू इन एवरी आइटरेशन, ठीक है? तो यहाँ पे 3 बातें आती हैं, ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू। तो हम लोग तीनों को कैसे डुप्लीकेट्स कैसे रिमूव करेंगे, ठीक है? तो हम लोग ये ध्यान देंगे कि एवरी टाइम ए शुड पॉइंट टू यूनिक वैल्यू, है ना? अगर फर्स्ट आइटरेशन में ए -1 को पॉइंट करता है, तो नेक्स्ट आइटरेशन में ए -1 को पॉइंट नहीं करना चाहिए, नेक्स्ट आइटरेशन में ए 0 को पॉइंट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ए सेम वैल्यू को पॉइंट करेगा, इन दैट केस इफेक्टिवली मैं सेम बी प्लस सी कॉम्बिनेशन फाइंड कर रहा हूँ जो कि सेम टारगेट को पॉइंट करता है ना? तो इस तरीके से हम लोग ए को हैंडल करेंगे। एवरी आइटरेशन में ए शुड पॉइंट टू ए यूनिक वैल्यू, ठीक है? अब आते हैं बी प्लस सी। बी प्लस सी कॉम्बिनेशन हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? तो बी प्लस सी के लिए जब भी मेरे को ट्रिपलेट मिलता है, हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं? 2 पॉइंटर अप्रोच यूज़ करते हैं। तो जब भी मेरे को ट्रिपलेट मिलता है, तो इन दैट केस हम लोग क्या करेंगे, है ना? बी को तब तक राइट मूव करेंगे जब तक वो 0 के इक्वल है। उसी तरीके से सी को तब तक लेफ्ट मूव करेंगे जब तक कि वो 2 के इक्वल है ना? तो इस तरीके से हम लोग ए, बी और सी तीनों को कंबाइंड डुप्लीकेट्स हम लोग हैंडल करते हैं, और ये तभी पॉसिबल होता है जब हमारा एरे सॉर्टेड होता है। इस बात का बहुत इंपॉर्टेंट आप ध्यान देना, ठीक है? और यहाँ पे हम लोग सॉर्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि इट विल टेक ऑर्डर ऑफ n log n टाइम, और हम लोग जो एल्गोरिदम लिख रहे हैं दैट इज टेकिंग ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर टाइम। तो n स्क्वायर के कंपेयर में n log n इज ए चीप ऑपरेशन, तो हम लोग इसको परफॉर्म कर सकते हैं, है ना? लेकिन टू सम में हम लोग इसको परफॉर्म नहीं करते थे, क्योंकि हमारा एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n था, और ऑर्डर ऑफ n में हम लोग सॉर्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। तो चलिए अब हम लोग ये जो डुप्लीकेट्स रिमूवल वाला जो अप्रोच है उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। तो चलिए हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं विदाउट यूजिंग सेट डेटा स्ट्रक्चर। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सेट करके डायरेक्टली हम लोग लिस्ट में स्टोर करेंगे, और लास्ट में हम लोग डायरेक्टली आंसर को रिटर्न कर देंगे, ठीक है? और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग आई को हैंडल करने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, इफ़ आई ग्रेटर देन 0, है ना? अगर आई ग्रेटर देन 0 है, और जो हमारा ARR है, ARR ऑफ आई, अगर वो इक्वल है ARR ऑफ आई -1, है ना? तो इस तरीके से अगर है तो आप क्या करो, कंटिन्यू कर दो। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग डुप्लीकेट वैल्यू को हैंडल करेंगे, मतलब हम लोग ये मेक श्योर करेंगे कि आई ऑलवेज पॉइंट टू ए यूनिक वैल्यू इन एवरी आइट्रेशन, ठीक है? तो इस तरीके से हम लोग इसको हैंडल करेंगे, और फिर हम लोग देखते हैं कि बी और सी को कैसे हैंडल करेंगे, है ना? तो अब हम लोग आ जाएंगे एल्स वाले पार्ट में, जहाँ पे मेरे को ट्रिपलेट मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक T1 और T2 में हम लोग स्टोर कर लेंगे, T1, T2 में हम लोग स्टोर कर लेंगे ARR ऑफ लेफ्ट, ARR ऑफ राइट, है ना? और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट और राइट को 1 से इंक्रीमेंट और 1 से डिक्रीमेंट करने की जगह पे हम लोग लेफ्ट को तब तक इंक्रीमेंट करेंगे जब तक कि वो T1 को पॉइंट करता है। उसी तरीके से राइट को हम लोग तब तक डिक्रीमेंट करेंगे जब तक वो T2 को पॉइंट करता है। तो इस तरीके से हम लोग डुप्लीकेट वाले केस को हैंडल करते हैं। तो वाइल लेफ्ट लेस देन राइट, है ना? क्योंकि यही केस है हमारा 2 पॉइंटर वाला, तो ये कंडीशन होल्ड करना चाहिए। उसके अलावा एंड जो हमारा ARR ऑफ लेफ्ट, अगर वो T1 के इक्वल है तो क्या करो, लेफ्ट को 1 इंक्रीमेंट करते जाओ, है ना? जब तक वो इक्वल है तब तक इंक्रीमेंट करते जाओ, या फिर जब तक लेफ्ट राइट से छोटा है तब तक। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक और यहाँ पे वाइल लूप लिखेंगे, और इस वाले केस में हम लोग राइट वाले वैल्यूज को हैंडल करेंगे। ARR ऑफ राइट जब तक वो T2 के इक्वल है तब तक राइट को एक डिक्रीमेंट करते जाओ, ठीक है? तो इस तरीके से हम लोग लेफ्ट और राइट वाले वैल्यूज को हैंडल करेंगे। और यहाँ पे आंसर में ऐड करने पे हम लोग यूज़ करेंगे अपेंड, क्योंकि अभी हमारा आंसर लिस्ट है, और यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग लिस्ट पास कर देंगे, ठीक है? तो ये हुआ हमारा डुप्लीकेट केस हैंडल करना फॉर बी एंड सी, और यहाँ पे हम लोग डुप्लीकेट केस हैंडल कर रहे हैं फॉर ए। तो इस तरीके से हम लोग ए, बी और सी का डुप्लीकेट केस हैंडल करते हैं। तो चलिए हम लोग इसको एक्सिक्यूट करते हैं,
और फिर ये वाला सेल पे हम लोग फंक्शन कॉल करते हैं। तो आप देखोगे कि आई एम गेटिंग द वैल्यूज़, है ना? और सारे वैल्यूज़ क्या हैं? यूनिक हैं। यहाँ पे कोई भी डुप्लीकेट नहीं है। लाइक अगर आप ये वाला एग्ज़ाम्पल देखोगे तो यहाँ पे मेरे को 2 वैल्यू मिलते हैं, 2 ट्रिपलेट मिलते हैं, -5 1 4 जिसका कि सम 0 है, दूसरा -5 2 और 3 जिसका कि सम 0 है। दूसरे वाले केस में मेरे को 3 ट्रिपलेट मिलते हैं, -1 -1 2 जिसका कि सम 0 है और दूसरा -1 0 1 जिसका कि सम 0 है। ठीक है? तो इस तरीके से मेरे को यूनिक वैल्यू मिलते हैं और यहाँ पे मैं कोई भी एडिशनल डेटा स्ट्रक्चर यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम ही होगा जो ऊपर हो रहा था, है ना? कोई भी डिफरेंस नहीं होगा क्योंकि यहाँ भी मैं सॉर्टिंग कर रहा हूँ, ऑर्डर ऑफ n log n टाइम। यहाँ भी 2 लूप है, बाहर वाला लूप और अंदर वाला लूप, तो इफेक्टिवली ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर टाइम लूप आइटरेट हो रहा है और हर एक आइटरेशन में इट इज़ टेकिंग ऑर्डर ऑफ 1 टाइम क्योंकि इसमें सारे ऑपरेशंस इट विल टेक कांस्टेंट टाइम। तो इफेक्टिवली ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होने वाला है इस एल्गोरिदम का, ठीक है? और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का बात करें तो यहाँ पे हम लोग कोई भी एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग कोई भी सेट डेटा स्ट्रक्चर यूज़ नहीं कर रहे हैं, है ना? यहाँ पे बस हम लोग डेटा स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं टू रिटर्न द वैल्यू, है ना? वैल्यू रिटर्न करने के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं आंसर लिस्ट जो कि वर्स्ट केस में ऑर्डर ऑफ n क्यूब ले सकता है ना? क्योंकि ऑल पॉसिबल ट्रिपलेट्स जो पॉसिबल होंगे दैट विल बी n क्यूब और वर्स्ट केस में मेरे को n क्यूब ट्रिपलेट पॉसिबल हो सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे कोई भी एडिशनल डेटा स्ट्रक्चर यूज़ नहीं कर रहा हूँ लाइक सेट डेटा स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से हमने लिखा द मोस्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो हमने आज 3 सॉल्यूशन देखा। द फर्स्ट वाज ब्रूट फोर्स अप्रोच जिसमें हम लोग 3 लूप यूज़ कर रहे थे, है ना? और उसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो रहा था दैट वाज n क्यूब, है ना? तो हम लोगों को इससे बेटर सॉल्यूशन फाइंड करना था, तो हमने इससे बेटर सॉल्यूशन लिखा था जिसका कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर था, लेकिन वहाँ पे हम लोग एक्स्ट्रा सेट डेटा स्ट्रक्चर हम लोग यूज़ कर रहे थे, है ना? फिर हमने देखा कि क्या हम लोग सेट डेटा स्ट्रक्चर को अवॉइड कर सकते हैं, है ना? हम लोगों ने सेट डेटा स्ट्रक्चर को रिमूव कर दिया और हम लोगों ने डायरेक्टली कोड में ही डुप्लीकेट वाले केस को हैंडल किया। तो इस तरीके से हमारा जो इफेक्टिव टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हुआ दैट इज़ ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर और इस तरीके से हम लोग किसी भी प्रॉब्लम को अप्रोच लेते हैं, ठीक है? तो ये सारे जो इंट्यूशन है, ये जो हमने डुप्लीकेट हटाया ना, ये जो इंट्यूशन है इट विल कीप ऑन इम्प्रूविंग। जैसे आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो इंट्यूशन ऑटोमेटिक डेवलप होगा। ये इंट्यूशन कभी भी स्टार्ट से नहीं आएगा। जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे मल्टीपल प्रॉब्लम्स तो ये इंट्यूशन धीरे-धीरे डेवलप होगा। तो अगर आप ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हो और अगर इसके बाद अगर आपको कोई नया प्रॉब्लम मिलता है जहाँ पे सिमिलर लॉजिक यूज़ करके आपको डुप्लीकेट्स रिमूव करने हैं, तो आप ये अप्रोच का यूज़ कर सकते हो। तो आई होप आपने आज का लेक्चर एन्जॉय किया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, हैप्पी लर्निंग।